अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और ये मैंने जो है अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। तो दिस इज़ अ रिसर्च बेस्ड मटेरियल और आप जो है इसको अपनी नोट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू अटेन अ गुड स्कोर। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दी हुई हैं और 4 मार्क्स को जो है मैंने कंसिडर किए हुए हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अच्छा जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। देखें क्वेश्चन को समझें। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? एंगुलर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। किस चीज़ की? मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच की। फिर रिस्ट वॉच को समझने के लिए हमें यहाँ पे पहले देखना है हमारे पास 3 किस्म के हैंड होते हैं। एक को हम कहते हैं मिनट हैंड, एक को हम कहते हैं सेकंड हैंड और एक को हम कहते हैं आवर हैंड। फिलहाल यहाँ बात हो रही है मिनट हैंड की। फर्ज करें ये मिनट हैंड अपना यहाँ से जर्नी शुरू करता है और एक रेवोल्यूशन काटता है। इस एक रेवोल्यूशन काटने का जो अगर मैं डिग्री में इसको दूं तो इसकी मैग्नीट्यूड आता है 360 डिग्री और अगर मैं रेडियन में करूं तो ये आ जाता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास क्या है? थीटा। ठीक है, ये एंगल इसने कवर किया। जबकि ये कवर करने में कितना टाइम लेता है? 60 मिनट ये कवर करने में लेता है। तो 60 मिनट लग रहे हैं कवर होने में और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बन जाता है 3600 सेकंड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 3600 सेकंड और मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की तो ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, क्योंकि एज पर डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बट हियर द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये मिनट हैंड बड़े कॉन्स्टेंटली तरीके से जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई? 0। ठीक है, 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग एंगुलर क्वांटिटीज। मैंने एक बाकायदा प्रॉपर सीक्वेंस बनाई हुई है तीनों की तीनों डेफिनेशंस की। सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक एंगल से, जैसे कि फर्ज करें, ये मैं इसी से समझाता हूँ। ये यहाँ पे थीटा आई है यानी इनिशियल एंगल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है। फर्ज करें 9 बजे तक इसने कवर किया। ठीक है, आर एंड ने 9 बजे तक कवर किया। तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल एंगल। तो फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल मेरे पास बना देगा डेल थीटा और रेडियन और डिग्रीज का यूनिट है थीटा से ये डिनोट होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यही थीटा है और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होता है। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है या डिग्री पर सेकंड इसका यूनिट है और ये इसका जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है। तीसरी डेफिनेशन मेरे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वही एंगुलर वेलोसिटी हमने उठाया था, वही हमने थीटा हमने उठाया और हम आगे चले गए। याद रहे कि अगली क्वांटिटी का पिछली क्वांटिटी से लिंक अच्छा खासा गहरा लिंक है। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी और इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है और अल्फा जो है वो है इससे इसका सिंबल है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए फिजिक्स इस चीज पे बेस करती है। फिजिक्स जब आप डिटर्मिनेशन करेंगे तो आप हमेशा फिगर को सपोज करेंगे। सबसे पहले तो आपने फिगर बनानी है। मैं आपको डायरेक्ट फिगर समझा रहा हूँ। देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो किस पोजीशन पर है? पोजीशन ए पर। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करता है बी तक। ठीक है, ए जो है, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करता है इसको मैंने सपोज किया है एस से। ठीक है, और एस मेरे पास इस टाइम पर क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अब एक और पॉइंट फर्ज करें, मैं एक पॉइंट सपोज करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी। अब मुझे पता है कि ओरिजिन से लेके जो सर्कल का जो दूसरा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है। ये रेडियस और ए से लेके सी तक का जो पॉइंट है वो रेडियस के बराबर है, यानी ए से लेके सी रेडियस के बराबर है। अच्छा, तो आर्क ए बी मेरे पास किस चीज के बराबर हो गई? एस के। और आर्क ए सी मेरे पास किसके बराबर हो गई? आर के। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ आर्क ए ओ बी की तरफ। आर्क ए ओ बी जो है इसका एंगल क्या है? थीटा, यानी इनिशियल एंगल मेरे पास क्या है? थीटा, यानी ए थीटा इसने कवर किया। अब मेरे पास आर्क ए ओ सी की तरफ अगर मैं जाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्ज करें कितना कवर करता है? 1 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया थीटा और यहाँ पे ये हो गया 1 रेडियन। ठीक है,
तो ये मैंने वैल्यू पुट की और मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। 1 रेडियन को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि 1 है की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये मेरे पास इधर से आ गया। इसी रिलेशनशिप को चलते लेते हुए मैं सपोज करूंगा ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, डेल थीटा इज डेल एस बाय आर। ठीक है, ये मैंने रिलेशनशिप ले लिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया डेल टी पे। ठीक है, डेल टी पे जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया और मैंने इसका टाइम इंटरवल ले लिया, ठीक है, सपोज कर लिया कि टाइम इंटरवल जो है बहुत कम है और इट अप्रोचेस टू जीरो, तो बाय डेफिनेशन, ठीक है, अगर मैं इसका जो है टाइम इंटरवल लूं तो बाय डेफिनेशन ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और अगर बाय डेफिनेशन मैं इसका टाइम इंटरवल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी का। ठीक है, सो दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड देयर वी हैव सॉरी देयर वी हैव लीनियर वेलोसिटी एंड देयर वी हैव एंगुलर वेलोसिटी। सो मेरे पास बन गया ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर, सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये रिलेशनशिप यहाँ से डिटरमिन हो गया। अब हम इसी रिलेशनशिप को लेके आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जो है इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, व्हाइल द एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या करूंगा, लीनियर वेलोसिटी को मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डी वी डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी और डी टी से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो आ जाएगा डी वी बाय डी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है, v की वैल्यू अगर मैं पुट करूं आर ओमेगा, ठीक है, अगर मैं v की वैल्यू पुट करूं आर ओमेगा, मैंने पुट कर दी आर ओमेगा, तो डी ओमेगा बाय डी ओमेगा मेरे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा बाय डी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा यहाँ पर जस्ट आर। तो आर जो है वो इस साइड पर है, राइट साइड पर, और a डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू अल्फा आर और a इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। ये है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब चलते हैं, इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स अ फंडामेंटल फोर्स और अ फोर्स प्रोवाइडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, कैन एनी कॉम्बिनेशन फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये कर रहा है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फिजिक फोर्स है, ये खुद की कोई फोर्स है, या ये जो है वो अदर फोर्सेस से जो है वो निकली है, प्रोवाइडेड बाय अदर फोर्सेस। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका है पार्ट 2, क्या ये कोई कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल फोर्सेस का। तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जी ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये ओरिजिनेट होती है मुख्तलिफ फोर्सेस से। ठीक है, ये मुख्तलिफ फोर्सेस से ओरिजिनेट होती है, और क्यों ओरिजिनेट होती है, ताकि एक ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखे। जैसे कि ग्रेविटी से ये तब ओरिजिनेट होती है जब एक प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट या रिवॉल्व हो रहा होता है। टेंशन से तब ये ओरिजिनेट होती है जब हम एक मास को स्ट्रिंग के इर्द गिर्द लपेट देते हैं और उसको घुमाते हैं, तो तब हमारे पास आ जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन के केस में क्या है, जब रोड और टायर के बीच में जो है जब एक गाड़ी कर्व से गुजर रही हो, ठीक है, कर्वी पाथ हो, उस दौरान जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कर्वी पाथ में ही यानी सर्कुलर पाथ में ही रहने देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में जब एक इलेक्ट्रॉन अपने और यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा हो, तो उस दौरान जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाती है। क्यों क्रिएट हो जाती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन रख सके। ठीक है, तो ये इट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अदर फंडामेंटल फोर्सेस। अच्छा, यस इट इज अ कॉम्बो ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एज वेल। ठीक है, अगर हम बात करें टेंशन के बारे में, ठीक है, टेंशन एक तरफ टेंशन है और दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को भी। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया कि जी हाँ, दोनों के केस में यस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फोर्सेस और साथ में जो है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर फंडामेंटल फोर्सेस। अच्छा, क्वेश्चन 5, देयर आर जनरली डबल टायर्स इन हैवी व्हीकल्स ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल, will its moment of inertia be different from that of a single tire। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए आपसे कह रहा है, मांग क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तरफ मेरे पास सिनेरियो है डबल टायर का, दूसरी तरफ मेरे पास सिनेरियो है सिंगल टायर का। ठीक है, कौन सा व्हीकल है, हैवी व्हीकल। देखें, इनर्शिया के बारे में हमने ये पढ़ा है कि इनर्शिया जो है वो मेरे पास जो है वो इट इज अ समीशन ऑफ मेनी मासेस। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट मासेस का जो है समीशन है।
तो जब मास मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट इसका है ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंजेस इट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है ताकि इसकी रोटेशनल मोशन जो है वो उस पे इम्पैक्ट ना है, ठीक है? और वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता रहे, ठीक है? और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो आप एक तरफ सिंगल टायर है, दूसरी तरफ डबल टायर लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक तरह से ज्यादा ही होगा, ठीक है? तो इसको मैंने मैथमेटिकली एक तरीके से इस तरह लिखा है कि फर्ज करें आई इज इक्वल टू एम वन इंटू आर स्क्वायर। समझें कि ये मेरे पास किसका है, सिंगल टायर का इनर्शिया है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, टायर को डबल कर देता हूँ और ये सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो दूसरा वाला टायर आया है ना, उसका मास और पहले वाले टायर का मास मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक है? तो मेरे पास अभी डबल टायर है, तो एक टायर जो है मेरे पास I1 प्लस I2, यानी एक टायर I1 है और एक टायर I2 है, ठीक है? तो I1 की वैल्यू है M1 इंटू R2 और दूसरे की भी है M1 इंटू R2। क्यों? यहाँ पे हमने ये चीज भी सपोज की हुई है कि R1 इज इक्वल टू R2, बोथ रेडियस ऑफ द टायर आर सेम, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने जब m1 इज इक्वल टू m2 मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास जो है m1 आ जाएगा और m1 जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल टायर का ये आ जाएगा। तो यहाँ पर यस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डबल टायर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिंगल टायर, ठीक है? तो इसके कंपैरिजन से मुझे ये पता लगता है, ये सिंगल टायर का ये आया है और डबल टायर का मेरे पास ये आया है। अच्छा जी, why it is best to have the blades rotate in opposite directions for a helicopter having two sets of lifting। देखिए हेलीकॉप्टर जो होता है उसके दो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है? तो वो कहता है कि ये दो ब्लेड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होते हैं, ठीक है? तो इसके कुछ रीजंस हैं और मैंने रीजन जो है वो मेंशन किए हैं कि एक तो ये है कि टॉर्क को कंपनसेट करने के लिए। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है? तो एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के टॉर्क को कैंसल आउट कर देता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाइट के दौरान स्टेबलाइज रहता है। दूसरा है मेरे पास जायरोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है? जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि हमारे पास आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एयरक्राफ्ट में जो है वो एक तीन टर्म्स है, एक याव है, एक रोल है, एक पिच है, ठीक है? तो ये इसका ताल्लुक है जायरोस्कोपिक इफेक्ट से और ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है उसको कम करता है और उसको कम करके जो है उसको कंट्रोल में ले आता है, ठीक है? तो ब्लेड का हमारे पास ये फायदा है क्योंकि एक ब्लेड का मोमेंटा दूसरे दो ब्लेड के मोमेंटा से इंटरैक्ट कर रहा होता है, कैंसल आउट कर रहा होता है, तो मेंटेन करता है, ठीक है? तीसरा क्या करता है, वोर्टेक्स इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। वोर्टेक्स इंटरफेरेंस क्या है, ये मेरे पास फर्ज करें ब्लेड 1 है और ये मेरे पास ब्लेड 2 है। ये इतनी तेजी से मूव कर रहा है और ये भी इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि ये टर्बुलेंसी क्रिएट कर रहा है इसके लिए और ये टर्बुलेंसी क्रिएट कर रहा है इसके लिए। तो मेरे पास यहाँ पर जो रोटर्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये वोर्टेक्स इंटरफेरेंस को कम करते हैं, टर्बुलेंसी को खत्म करते हैं, ठीक है? इसके बाद है वाइब्रेशंस को ओवरकम करता है। इस मजीद ये है कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे होते हैं तो ये क्या वाइब्रेशंस को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जी ये मेन है, मेन बातें हैं। अच्छा, इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, ठीक है? डायमीटर है, फर्ज करें इनिशियल डायमीटर डी है और दूसरा मेरे पास एक इनिशियल डायमीटर है डी नॉट, ठीक है? बिकम्स हाफ, ठीक है? ये मेरे पास इनिशियल डायमीटर है। अब कहता है अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं, ठीक है, एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स मास, what effect will be there on rotational speed of earth around its own axis, ठीक है? तो किस चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटेशनल स्पीड पे। रोटेशनल स्पीड से मुराद मेरे पास जो है वो ओमेगा है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो यूज करेंगे और फर्ज करें ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है? और इसको हमने कंसिडर कर लिया सॉलिड स्फीयर, ठीक है? तो इस पे मैं ये वाला फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है? और ये आपकी फिगर 4.13 है, मैंने रेफरेंस मेंशन किया है कि मैंने यहाँ से फॉर्मूला सॉरी लिया है, ठीक है? तो मेरे पास फर्ज करें ये इनर्शिया है 2/5 mr², ठीक है? लेट सपोज जैसे उसने कहा, ठीक है, फर्ज करें एक नॉर्मल अर्थ है, अभी ये अर्थ है, ठीक है? इसका जो इनिशियल इनर्शिया है मेरे पास
आई नॉट इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरे पास अब कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि अगर अर्थ का डायमीटर हाफ हो जाएगा तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा ना, यानी ये वाला रेडियस हाफ हो जाएगा ना, आर नॉट बाय 2 मेरे पास क्या हो जाएगा R1। ठीक है, तो रेडियस भी हाफ हो गया, जब डायमीटर हाफ हो गया रेडियस भी हाफ हो गया, तो मेरे पास नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास जो है, मैंने उसी में I1 लिया, ठीक है, mr1 पुट किया और r1 की बजाय मैंने लिख लिया r0/2, ये बन जाता है r0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे मेरे पास 2/5 mr0 वैसे ही रह गया, और ये 1/4 1/4, ठीक है 1/4, और ये जो है मेरे पास किसके बराबर हो गया, ये मेरे पास बराबर हो गया I0 के। ठीक है, तो अब हमें इनर्शिया ही बता रहा है कि इफ द अर्थ डायमीटर इज हाफ्ड, ठीक है, अगर हम अर्थ के डायमीटर को हाफ कर देंगे, द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो यानी डायमीटर को रिड्यूस करने से, इससे हमें क्या अंदाजा होता है, साइज को रिड्यूस करने से, ठीक है, साइज को रिड्यूस करने से रोटेशनल स्पीड में यानी ओमेगा में इजाफा होगा। ठीक है, कितने फैक्टर का, 4 का इस केस में, और वैसे हमें ये रिलेशनशिप भी पता लग गया। अच्छा, why does in circular motion a tangential acceleration, ठीक है, या can change the magnitude of the velocity, ठीक है, but not its direction। देखें, ये आपका जो है मैंने कट पीस लिया है बुक से 4.8 में, और यहाँ पे आपको ये समझा रहे थे कि एक तरफ मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन है और एक तरफ मेरे पास टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट एक्सेलरेशन है। देखें, जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है ना, वो इस सर्कुलर पाथ के पे काम कर रहा है। ठीक है, इट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जबकि मेरे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना, ये मेरे पास इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करता है। ठीक है, या मैग्नीट्यूड को ज्यादा करता है, या तो ज्यादा करता है या कम करता है। लेकिन जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है, इस रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर बोथ द सेम टर्म्स। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड इट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, और टेंजेंट एक्सेलरेशन जो है, आप यहाँ पे देखें ना कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, तो ये जो मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन है ना, सॉरी टेंजेंट एक्सेलरेशन है ना, ये आपस में मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, तो why does the value of artificial gravity is usually smaller than 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहाँ पर हम करते हैं, दो चीज़ें हैं, स्पेस क्राफ्ट हो गए, ठीक है, इनमें हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, वैल्यू को हम क्यों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम रखते हैं। देखिए, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा रखेंगे तो बेचारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी तो हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको जनरली इम्पैक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v²/r। यहाँ से हमें पता लगता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक v² पे, ये वेलोसिटी पे, और एक रेडियस पे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्यों फोकस किया है, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से होती है। हमें पता है ना कि Fc इज इक्वल टू ma c। ठीक है, ma c। ठीक है, तो ए जो है ए सी, इन केस ऑफ दिस हमारे पास जो है ये जी सी है, और उस वैल्यू को हम कम रखते हैं, और ये डिपेंड जो है यहाँ पर वी, एक वेलोसिटी है और एक रेडियस है। ठीक है, तो इसको कम रखने के लिए एक तरफ तो मैं जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, इसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइज को लिमिट कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो वेलोसिटी है, ठीक है, टेंजेंट वेलोसिटी है, इसको भी हम लिमिट कर देते हैं। ठीक है, ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो या मोशन सिकनेस ना हो, जो ऑक्यूपेंट्स हैं या जो वो हैं ट्रैवल कर रहे हैं उनको, तो इस वजह से हम जो है एक स्मॉलर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू जो है रखते हैं कंपेयर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 10, व्हाई इज जायरोस्कोप यूज्ड इन एरोप्लेन। ठीक है, जायरोस्कोप क्यों यूज होता है
उसको समझने के लिए पहले जायरोस्कोप पे देखते हैं कि जायरोस्कोप देखिए ये जायरोस्कोप है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये जो सिंपल सी वो है ना, ये इसका जो है वो हमारे पास पिन एक्सिस है। और बाकी जो है ये इसका फ्रेम है, ठीक है। एक तरफ मेरे पास आप देखे होंगे ऐसे शो हुआ है और दूसरी तरफ ऐसे शो, ये इसका फ्रेम है। अच्छा, तीसरी तरफ जो है इसका जो है ये गिम्बल है, ठीक है। ये जो है इसका गिम्बल है और साथ में ये जो है ये रोटर है। तो सारा का मेन फंक्शन जो है ये रोटर का काम है। और ये रोटर जो है क्या क्या करता है, एक तरफ ये एटीट्यूड इंडिकेटर है। जायरोस्कोप जो है वो एटीट्यूड इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो रोटर है ना जिसके अंदर है, इट रेजिस्ट चेंजेस टू दी इट्स एक्सिस रोटेशन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम कर रहा होता है। और ये क्या करता है कि ये रेफरेंस देता है, ठीक है। कंसिस्टेंट रेफरेंस देता है, कंसिस्टेंसी रखता है। जिसकी वजह से यहाँ पे एक तीन टर्म्स हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट्स हैं। देखें, पिच, रोल एंड याव, मैंने आपको कहा था ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पिच क्या है, पिच जो है मेरे पास एक साइड टू साइड एक्सिस पे, एक फर्ज करें ये प्लेन है और ये ऐसे ऐसे घूम जाए, साइड टू साइड ऐसे घूम जाए, ठीक है। रोल क्या है, रोल जो है वो मेरे पास जो है वो इस तरह रोल अगर हो जाए, ठीक है, तो फ्रंट टू बैक रोटेशन इसको हम कहते हैं। और तीसरा जो है मेरे पास यॉ है। या क्या है, यॉ को समझने, ये जो है वर्टिकल वो है, यानी ऐसे अगर प्लेन जो है वो कलाबाजी खा जाए, मतलब इन अदर लैंग्वेज अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो कलाबाजी अगर खाए, तो इसको जो है मेंटेन करता है। तो ये जो है जायरोस्कोप जो है ये इसको ओरिएंटेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ ये डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। और ये जो इसका रोटर है, ठीक है, ये जो है स्टेबलाइज कर देता है डायरेक्शनल जायरो, हेल्पिंग द पायलट मेंटेन अ स्टेडी हेडिंग, ठीक है। तो ये एक अपनी एक स्टेडी स्टेट को जो है मेंटेन कर देता है। और इफेक्ट्स जैसे कि टर्बुलेंस इफेक्ट और या मैग्नेटिक कंपास जब काम ही ना करे, जब मैग्नेटिक कंपास भी काम ना करे, तो ये जायरोस्कोप जो है हमें बड़ा यूजफुल होता है। इसके बाद टर्न कोऑर्डिनेशन है। द जायरोस्कोप मेजर्स हाउ क्विकली द एयरक्राफ्ट इज टर्निंग, ठीक है। ये भी मेजर करता है कि एयरक्राफ्ट किस रेट के साथ टर्न कर रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर देता है टर्न रेट के बारे में भी, ठीक है। इसके अलावा ऑटो पायलट सिस्टम, आपने सुना होगा कि ऑटो पायलट सिस्टम जो है वो ये जायरोस्कोप ही है जो कि काम करता है और ऑटो पायलट मोड में लगा देता है प्लेन को। और ये क्या करता है कि एल्टीट्यूड को मेंटेन रखता है एयरक्राफ्ट के, ठीक है। तो जब ये जायरोस्कोप सारी की सारी चीजें करेगा, तो डिसोरिएंटेशन के रिस्क को भी खत्म करेगा और नेविगेशनल एरर्स को भी ओवरकम करेगा। तो ये जायरोस्कोप का काम है, ठीक है। अब है हाउ द रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील हेल्प्स टू इवन आउट द पावर डिलीवरी। देखिए फ्लाई व्हील को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर अगली स्लाइड पर आता हूँ। ये देखिए फ्लाई व्हील है, और ये फ्लाई व्हील गाड़ी का एक जो है एक तरह से देखा जाए तो इक्विपमेंट है। और इसके साथ ये देखें, ये फ्लाई व्हील यहाँ पर लगा होता है, ये इस तरह घूम रहा होता है, ये एक्सल है और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। और पीछे यहाँ पर जो है वो ये रोटर्स हैं और यहाँ पे व्हील जो है ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाई व्हील क्या करता है, ये इवन इवन्स आउट पावर डिलीवरी फ्रॉम द इंजन। कैसे, जब हमारे पास, ठीक है, इंजन का आउटपुट ज्यादा हो, तो ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है रोटेशनल एनर्जी को। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब हमारे पास इंजन का पावर कम हो या गिर जाए, तो ये क्या करता है, ये उसी रिलीज एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आ गई ना क्रैंकशाफ्ट स्पीड में, ठीक है। अब इसके अलावा ये टॉर्क को भी सूद करता है। हमें पता है कि कंबस्शन जो है अक्सर औकात गन या कचरा फंस जाता है, तो उसकी वजह से जो कंबस्शन की साइक्लिक नेचर है, कंबस्शन में इफेक्ट आता है, या आप देखो मिसिंग करती है गाड़ी। तो ये फ्लाई व्हील है जो कि अपना काम करता है और टॉर्क की वेरिएशंस को ओवरकम करता है और उनको एब्जॉर्ब करता है और उस स्टेडी स्टेट जो है में लेके जाता है। साथ में इंजन की जो है इंजन की जो फ्लक्चुएशंस हैं, पावर फ्लक्चुएशंस हैं, उनको भी जो है वो ओवरकम करता है, उनको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। और एक स्मूथर व्हीकल परफॉर्मेंस हमारे पास हमें मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक थी और साइनिंग ऑफ काइंडली, अगर आपने समझा है
और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता दें। थैंक यू सो मच।